अन्य चोटों को औषधीय गोलियों से हल किया जा सकता था, लेकिन आत्मा की चोटें परेशानी वाली थी। उन्हें धीरे धीरे पोषण देने में लंबा समय लगता था। शांभवी को कुछ और औषधीय गोलियां देने के बाद राघव वहां से चला गया और रंजिता को शांभवी की देखभाल के लिए बुलाया। शांभवी अगले दिन उठी। जब सीमा, नेहा और राघव उसे देखने आए तो उन्होंने देखा कि हालांकि वो अभी भी पीली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह का अवर्णनीय दावचाम बह रहा था। रैंक 6 सेलेस्टियल के रूप में जागृत होने पर बधाई। नेहा हैरान थी, लेकिन उसके लिए खुश थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास 6 सहज हेवनली दाव रून्स थे, 5वीं रैंक से 6ठी रैंक तक जाना उन्नति नहीं बल्कि जागृति कहलाता था। यह सब राघव की वजह से है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए और परेशानी लाई हूं। शांभवी की आवाज में माफी थी। मैं परेशानी पैदा करने में विशेषज्ञ हूं। मुझे परेशानी पसंद है और परेशानी मुझे पसंद करती है। मुझे इसकी आदत बहुत पहले से है। राघव ने कंधे उचकाए। उसे इतनी परेशानी थी कि उसे कुछ हेवनली फेट पवेलियन को जोड़ने में कोई ऐतराज नहीं था। वे कितने भी अद्भुत क्यों न हो, वो अपने एक दोस्त को बिना मदद किए मरते हुए नहीं देखेगा, इसलिए वो उदासीन था। ये बहुत अच्छी खबर है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की ताकत तुम्हारी रैंक 6 सेलेस्टियल के रूप में जागृति के साथ एक बार फिर एक स्तर बढ़ गई है। सीमा मुस्कुराई। यह सिर्फ एक स्तर नहीं है। कल मैंने गणेश को कई 9th रैंक इंसेक्ट्स को बुलाते हुए देखा। वो उन्हें ड्रिल कर रहा था। रंजिता ने कहा, हर किसी का सुधार करना एक अच्छी बात थी। गणेश का मदर इंसेक्ट पहले ही लेट 9th रैंक तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति नहीं बढ़ी थी, लेकिन गणेश को इसी की जरूरत नहीं थी। उसे बस अन्य इंसेक्ट्स को दबाने और नेतृत्व करने की उसकी क्षमता की जरूरत थी। मदर इंसेक्ट के उच्च कल्टीवेशन बेस के साथ अन्य इंसेक्ट्स विद्रोह नहीं करेंगे। इन दिनों वो कुछ इंसेक्ट किंग्स को पाल रहा था। ये इंसेक्ट किंग्स उसके अन्य इंसेक्ट्स के सेनापति होंगे। उनका कल्टीवेशन बेस मिड 9th रैंक पर था और वे लड़ने के लिए अर्ली 9th रैंक इंसेक्ट्स की एक सेना को नियंत्रित करेंगे। इंसेक्ट किंग्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए उसे सबसे बेहतर लोगों को चुनना पड़ा। उसने उन्हें तब तक लड़ने और एक दूसरे को मारने दिया जब तक कि केवल सबसे मजबूत बच न जाए। तभी उनमें अन्य इंसेक्ट्स का नेतृत्व करने की क्षमता होगी। गणेश की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, जबकि शांभवी एक रैंक 6 सेलेस्टियल के रूप में जागृत हो गई थी। अपनी सहज प्रतिभा और युद्ध शक्ति के साथ जब तक उसका सामना रैंक 7 सेलेस्टियल से नहीं होता, वो शायद फाउंडेशन फोर्जिंग रियल्म पर हावी हो सकती थी। क्लाउड कहाँ है? मुझे वो क्यों नहीं दिख रहा? राघव ने पूछा। सिद्धार्थ और क्लाउड शिकार पर बाहर गए हैं। क्लाउड को तुमने बिगाड़ दिया है और अब वह केवल उसी भोजन को खाता है जिसे वो खुद शिकार करता है। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, वो पागलों की तरह खाता है। वे दोनों व्यावहारिक रूप से दिन रात खाते हैं। राशन दिन ब दिन कम होने के कारण वे दोनों बाहर चले गए। सीमा इस बारे में थोड़ी लाचार थी। ये ठीक है, सिद्धार्थ की शक्ति और क्लाउड की गति के साथ अगर उनका सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जिन्हें वे हरा नहीं सकते, तो वे आसानी से भाग सकते हैं। राघव को उन दोनों की जरा भी चिंता नहीं थी। जब बात शुद्ध शक्ति की आती है तो सिद्धार्थ उससे कमजोर नहीं था। इसके अलावा सिद्धार्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में लग रहा था। उसे इस भोजन की जरूरत थी। रजनीश का क्या? उसकी तरफ से कोई खबर है? राघव ने पूछा। नहीं, ऐसा लगता है जैसे वे गायब हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? रंजिता ने अनुमान लगाया। असंभव है ना? राघव ने सिर हिलाया। तुम इतने निश्चित कैसे हो? सीमा और अन्य हैरान थे, क्योंकि वे सभी बुरे लोग हैं और बुरे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। राघव ने कंधे उचकाए। बाकी सबने आंखें घुमाई। इस तरह का तर्क बेतुका था, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक था, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ओह! जैसे ही वे बात कर रहे थे, राघव ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? सीमा, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? उदाहरण के लिए कुछ बाहरी लोगों का आक्रमण? राघव ने पूछा। ओह,
मेरी चारों आध्यात्मिक घंटियां पूरी तरह से ठीक हैं। यहाँ के चारों और सभी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी सामान्य है। क्या बात है? सीमा ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। क्या ऐसा है? तो इसका मतलब है कि कुछ पुराने दोस्त आ गए हैं। आह, कितना लंबा समय हो गया है। मुझे उनकी सचमुच याद आई। राघव गहराई से मुस्कुराया। वह सिटी लॉर्ड मैंशन से बाहर निकला और हवा में दिखाई दिया। अब दोपहर हो गई थी और धूप उस पर पड़ रही थी। ये गर्म और आरामदायक था और एक हल्की समुद्री हवा भी चल रही थी। अगर खून की तेज गंध नहीं होती तो ये एक बहुत ही सुंदर दिन होता। कभी कभार कोई शिष्य उसे देखता और झुकता और राघव से एक सकारात्मक इशारा और एक मुस्कान प्राप्त करता। जैसे ही राघव मुस्कुरा रहा था और लोगों का अभिवादन कर रहा था, उसके पीछे हवा में अचानक एक तलवार दिखाई दी जो सीधे उसकी पीठ में घोंप दी गई। तलवार उसकी पीठ से महज कुछ फुट की दूरी पर दिखाई दी। यह बस बिना किसी आधार के वही दिखाई दी और पल भर में उसकी पीठ तक पहुंच गई। वह कौन है? राघव चिल्लाया। वो तुरंत हवा में उछला और बड़ी मुश्किल से तलवार से बचा। जब वो हवा में था तभी उसने देखा कि एक सख्त चेहरे वाला आदमी अचानक हवा से बाहर निकला। हमला उसी की तरफ से आया था। जैसे ही उसने उसे देखा, दर्जनों अन्य आकृतियां हवा में दिखाई दी और तेज धार वाले ब्लेड राघव की ओर बढ़े। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध किया था। उन सभी ने एक ही समय में हमला किया, जिससे उसके भागने के सभी संभावित रास्ते बंद हो गए। इसके अलावा वे तेज धार वाले ब्लेड पूरी तरह से शांत थे। उनकी सारी शक्ति केंद्रित थी और एक बार जब वो उससे आर पार हो जाते तो वो फट पड़ते। ये भयानक हत्यारे थे जिनके हमले चरम पर केंद्रित थे। रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस। राघव ने एक हैंड सील बनाया और आग के रून्स दिखाई दिए जो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे थे। धमाका। जब वे हमले आग से मिले तो एक आसमान को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और आग ने आकाश को ढक लिया। लपटें फैलती रहीं, हत्यारों को निगल गई। लेकिन जब लपटें उन्हें छूने वाली थी तो उनकी आकृतियां अजीब तरह से मुड़ गईं और वे गायब हो गए। लपटें आकाश में दहाड़ रही थी, जिससे हवा मुड़ गई। नीचे के सभी शिष्य हैरान थे और युद्ध की अवस्था में कूद गए, जबकि लपटें अभी भी आकाश में भड़क रही थी और हर कोई चीजों को अभी भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। एक तलवार चुपचाप आग के सुरक्षा कवच को काटकर राघव की ओर लपकी। ये तलवार आवाज किए बिना आई थी, लेकिन जैसे ही इसने राघव के आग के घेरे को छेदा, रोशनी के साथ धमाका हुआ। यह बिल्कुल सूरज की तरह था और इसकी मारने की इच्छा से आसमान कांप उठा। तलवार की ताकत तुरंत अपने शिखर पर पहुंच गई। उस जंगली शक्ति से एक्सुएंशन सिटी दहल उठी। सबसे भयानक बात यह थी कि यह हमला कितना अचानक था और इसकी समय सारणी कितनी सटीक थी। यह ठीक उस समय आया जब राघव अपनी खुद की चाल का उपयोग कर रहा था, यानी जब उसकी सुरक्षा सबसे कमजोर थी। ब्लड किल हॉल के दोस्तों, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। राघव की हंसी के साथ ही खून के रंग की एक तलवार आसमान से नीचे आई। जिस क्षण हत्यारे की तलवार ने राघव के आग के घेरे को चीरा, ठीक उसी समय ब्लड ड्रिंकर ने नीचे की ओर वार किया। धड़ाम। आग फटी और हवा से गायब हो गई। एक आकृति टूटते तारे की तरह जमीन से टकराई, शहर की दीवारों को तोड़ती हुई एक्सुएंशन सिटी से बाहर जा गिरी। इस हमले के सफल होते ही राघव भी उसके पीछे भागा और एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई। उस व्यक्ति ने सूंघा और उसका शरीर मुड़ा। वह 8 आकृतियों में बदल गया जिसने एक ही समय में राघव पर हमला किया। तलवार की ऊर्जा हवा को फाड़ रही थी। राघव हैरान था। ये 8 शरीर असली थे। अगर वह सिर्फ एक पर हमला करता तो बाकी 7 से जख्मी होना निश्चित था। उसके पास अपनी चाल बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने ब्लड ड्रिंकर को घुमाया और 8 हमलों को रोक दिया, लेकिन चाल बदलने के लिए मजबूर होने के कारण उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी। वह पीछे हटा। उसके हर कदम से जमीन पर एक बड़ा छेद बन रहा था। वाकई राघव के योग्य। तुमने मुझे निराश नहीं किया। इस व्यक्ति ने भावहीन होकर राघव की तरफ देखा। उसका कद माध्यम था और चेहरा साधारण।
उसके शरीर में कोई विशेष लक्षण नहीं दिख रहा था। वो हर किसी जैसा दिखता था और अगर उसे भीड़ में फेंक दिया जाता तो उसे ढूंढना असंभव होता। लेकिन लड़ते समय उसकी शक्तिशाली ऊर्जा सामने आ गई थी। वह एक ताकतवर रैंक 7 सेलेस्टियल था और उसकी कल्टीवेशन का आधार लेट फाउंडेशन फोर्जिंग रियल्म तक पहुंच गया था। तुमने भी मुझे निराश नहीं किया। ब्लडकिल हॉल ने आखिरकार एक ठीक ठाक हत्यारा भेजा है। तुम्हारी रैंक क्या है, डार्क गोल्ड या वायलेट गोल्ड? राघव ने अपनी तलवार को कंधे पर टिकाए हुए शांत भाव से उस आदमी को देखा। ब्लडकिल हॉल के आदमी ने अपनी बाह आगे बढ़ाई। उसके हाथ के पीछे एक टैटू दिखाई दिया। वो खून के रंग का था और उस पर अमर अक्षरों में 19 लिखा था। जिन ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड और वायलेट गोल्ड रैंकिंग की तुम बात कर रहे हो, वे सिर्फ कमजोर शिष्यों के लिए है। मैं ब्लडकिल हॉल का एक मुख्य शिष्य हूं जिसे पूरी ताकत लगाकर तैयार किया गया है। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा केवल एक नंबर है। तुम मुझे ब्लडकिल 19 कह सकते हो। राघव हैरान रह गया। क्या यह सच था या झूठ? एक रैंक 7 सेलेस्टियल को केवल 19वीं रैंक दी गई थी। क्या ब्लडकिल हॉल वास्तव में इतना भयानक था? तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। हां, ब्लडकिल हॉल के मुख्य शिष्यों में मैं 19वें स्थान पर हूं और मेरे ऊपर अभी भी 19 और भयानक हस्तियां हैं। ब्लडकिल हॉल का हत्यारा राघव के विचारों को भाग गया था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे गिनना नहीं आता? तुम 19वें हो, लेकिन तुम्हारे आगे अभी भी 19 लोग हैं। राघव ने सिर हिलाया। वाकई 19 है। ब्लडकिल एक को हत्यारों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक और हस्ती है जिसे हत्यारों का देवता कहा गया है। चूंकि वह एक देवता है, इसलिए वह संख्या प्रणाली के भीतर नहीं है। हत्यारे ने जवाब दिया। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मुझे डराने के लिए या मुझे पछतावा महसूस कराने के लिए? राघव ने ठंडक से पूछा। प्रायश्चित करने के लिए। तुम मुझसे प्रायश्चित क्यों करोगे? मैं चाहता हूं कि तुम प्रायश्चित करो। हत्यारे ने आखिरकार अपना शांत भाव खो दिया और मारने की इच्छा उससे उमड़ पड़ी। क्या तुम पागल हो? मुझे प्रायश्चित क्यों करना होगा? राघव ने उसे घृणा से देखा। क्या यह कोई मानसिक समस्या थी? धड़ाम! हत्यारे की ऊर्जा अचानक फूट पड़ी और 7 स्टार्स रिफ्लेक्ट ऑन दी रानिक सी की अभिव्यक्ति दिखाई दी। तुमने ईस्टर्न वेस्टलैंड में किलिंग गॉड की मूर्ति का अपमान किया। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अंतहीन डर में प्रायश्चित। हत्यारा अब शांत नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो पागल था, जैसे राघव के शब्द उसके लिए बिल्कुल असहनीय थे। राघव ने उससे देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार आ गया। तुम्हारा देवता मेरा देवता नहीं है, तो मुझे उसका सम्मान क्यों करना चाहिए? मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उन्हें यह समझना होगा कि मरना कैसा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे इंसान हैं या देवता। बेशर्म अपमान करने वाले, अपनी मौत का सामना करो। हत्यारा अचानक गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वो पहले ही राघव के पीछे था। उसकी तलवार आगे घूम रही थी। राघव ने अपना दिव्य चक्र बुलाया और रोकने के लिए ब्लड ड्रिंकर को बाहर घुमाया। टक्कर से वे दोनों पीछे हट गए। राघव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। इस हत्यारे में ताकतवर लड़ने के कौशल थे। क्या इसका मतलब यह था कि जो हत्यारे इस स्तर तक पहुंच चुके थे वे अब हत्यारे के रास्ते की परवाह नहीं करते थे? नहीं, ये गलत है। राघव का चेहरा अचानक बदल गया और वो किनारे की ओर झुका, लेकिन एक तलवार ने फिर भी उसकी पीठ पर एक लंबा कट छोड़ दिया, जिससे उसे एक जलन वाला दर्द महसूस हुआ। उसके मांस से धुआं निकलने लगा। वह तलवार जाहिर तौर पर जहरीली थी। तो तुम्हारा गुस्सा मुझे लापरवाह बनाने के लिए सिर्फ एक अभिनय था। बुरा नहीं है, तुम लगभग सफल हो गए थे। राघव ने अपनी पीठ के दर्द को महसूस करते हुए शांति से कहा। यह हत्यारा रणनीति बनाने में माहिर था। उसने जो भी शब्द कहे थे और गुस्से का जो भाव दिखाया था वो सब नकली था। जब उसने 8 विभाजित शरीरों को बुलाया था और फिर ऐसा दिखाया कि उसने उन सभी को वापस इकट्ठा कर लिया है, तो उसने वास्तव में एक को गुप्त रूप से छिपा दिया था। जैसे ही वह क्रोध में फूटा, वो खुद को छिपाने के लिए एक गुप्त कला का उपयोग करके गायब हो गया। सामान्य तौर पर
ऐसी चाल इतनी उपयोगी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने असली शरीर को छिपाया, उसके विभाजित शरीर ने एक हमला किया, राघव का ध्यान खींचा, और फिर असली शरीर अचानक छिपकर हमला करेगा। वो लगभग सफल हो गया था। अपने दुश्मन होने के बावजूद राघव उसकी रणनीति की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसी समय राघव अपने दुश्मन की 8 विभाजित शरीरों को बुलाने की क्षमता से हैरान था, जिनकी शक्ति उसके मुख्य शरीर जितनी ही थी। मर 2 आकृतियां राघव की ओर दौड़ी। उनकी गति को नंगी आंख से ट्रैक करना लगभग असंभव था। मेरे खिलाफ एक ही चाल को 2 बार इस्तेमाल मत करो, यह अपमानजनक है। राघव ठंडा मुस्कुराया और अपनी तलवार को अपने सामने घुमाया, दोनों हमलों को रोक दिया। इसी समय एक और तलवार उसके पीछे दिखाई दी, जो उसकी पीठ की ओर घूम रही थी। उस तलवार के दिखाई देते ही एक बिजली और एक आग का ड्रैगन उमड़ पड़ा, जिसने तलवार और उसके मालिक को चूर चूर कर दिया। स्प्लिट द हेवंस 3। राघव अचानक हवा में उड़ गया और एक विशाल तलवार छुई क्रूरता से नीचे गिरी। धड़ाम। जैसे ही हत्यारा अपने विभाजित शरीरों में से एक की मौत से हैरान था, राघव ने इतना क्रूर हमला किया। उसके दोनों शरीरों ने रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे फिर भी दूर फेंक दिए गए। रैगिंग फ्लेम्स डिवार द हेवंस। आग ने दुनिया को भर दिया, पूरी जमीन और आसमान को ढक लिया। कई छिपी हुई आकृतियों के पास खुद को प्रकट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस बार राघव का हमला पूरी शक्ति पर था। वो अब सिर्फ उनकी नजर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। राघव के पूरी शक्ति के हमले के सामने हत्यारे के विभाजित शरीर अब छिपने में सक्षम नहीं थे। 7 आकृतियां विभिन्न स्थानों पर वास्तविक हो गई, जिससे पता चला कि हत्यारा कितना चालाक था। इस तीव्र लड़ाई के दौरान भी उसने गुप्त रूप से राघव को मारने की तैयारी में विभाजित शरीरों को बुलाया था। अचानक आग गायब हो गई और राघव 3 फुट चौड़ा रोशनी का एक गोला पकड़े हुए दिखाई दिया। उसने ठंडी नजर से हत्यारे को घूरा। स्टारफॉल। गोला एक टूटते तारे की तरह जमीन की ओर टूट पड़ा। जब वो हत्यारे तक पहुंचा तो वह फूट गया। हत्यारे का चेहरा बदल गया। उसे अपने विभाजित शरीरों को वापस खींचने का मौका भी नहीं मिला। उसे इस भयानक हमले को रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। आग की एक लहर हर दिशा में फैल गई, यहां तक कि एक्सवेंशन सिटी तक भी पहुंच गई। सौभाग्य से विनायक और शुभम ने बहुत पहले से ही अपनी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने अपनी पृथ्वी ऊर्जा से सिटी लॉर्ड मैंशन की रक्षा की, लेकिन अन्य स्थान तुरंत नष्ट हो गए। ब्लड शैडो किल स्वॉर्ड। जैसे ही आग हवा में भर गई, हत्यारा एक बार फिर दिखाई दिया। अब वो खून से ढका हुआ था, लगभग पागल दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी तलवार राघव पर घुमाई। स्प्लिट द हेवंस 3। राघव ने अभी हमला ही किया था कि उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगा। जिस क्षण उसकी तलवार हत्यारे की तलवार से टकराई, हत्यारा फूट गया। एक और विभाजित शरीर। राघव ने बिजली के पंखों की एक जोड़ी फैलाई और हवा में उड़ गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति फैल गई, लेकिन वो उसे ढूंढने में सक्षम नहीं था। धत। वो वाकई तेज भागा। अपनी आंखें बंद करके और 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की संवेदनाओं का उपयोग करके वो धुंधले ढंग से बता सकता था कि वो किस दिशा में भागा था। वो खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। अगर क्लाउड मौजूद होता तो वह कभी भाग नहीं पाता। हत्यारा बिजली की तरह आया था और बिजली की तरह भाग गया। वो जरा भी लापरवाह नहीं था। उसने खुद को भागने का मौका देने के लिए एक और विभाजित शरीर का बलिदान भी दे दिया था। राघव कैसा रहा? सीमा और अन्य लोग दौड़ कर आए। राघव ने उन्हें अपनी लड़ाई में भाग न लेने की चेतावनी दी थी, क्योंकि ब्लड किल हॉल के हत्यारे बहुत खतरनाक थे। वो भाग गया। राघव ने लाचार होकर कहा, तुम्हारी तरफ क्या हुआ? हमने उन सब को पकड़ लिया, नेहा ने कहा। राघव शुरुआत से ही हमलावरों की पहचान जानता था। केवल ब्लड किल हॉल के हत्यारे ही थे जो सीमा के आध्यात्मिक जाल से फिसल सकते थे, लेकिन 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट द्वारा महसूस किए जा सकते थे। इसके अलावा उसने थोड़ी परिचितता भी महसूस की थी, इसलिए उसे पक्का यकीन था और इसलिए सब कुछ व्यवस्थित किया गया था। अच्छा, तो मैं अकेला ही हूं जिसने शर्मिंदगी उठाई और अपना मिशन पूरा नहीं किया। सुंदरियों,
कृपया मुझे पकड़ो और छोटे भाई की आत्मा को शांत करो, राघव ने लाचार होकर चिल्लाया। इसके जवाब में सीमा और अन्य की तरफ से डांटने वाली हंसी आई कि वह कभी भी ठीक नहीं रहता। लेकिन यह शांभवी थी जो थोड़ा सा शर्मा गई। ब्लडकिल हॉल के धोखे से किए गए हमले के बाद राघव और भी ज्यादा सावधान हो गया था। हालांकि उसे उनकी जानलेवा चालों से डर नहीं लगता था, पर उसे इस बात का डर था कि कहीं वे निशाना न बदल दे। ये बेशर्म लोग कुछ भी करने में सक्षम थे। वे बार बार कहते थे कि वे किलिंग गॉड के अनुयायी हैं और हत्या के मार्ग, दाव ऑफ असैसिनेशन की साधना करते हैं। लेकिन हत्या की कला पर कथित तौर पर शोध करने के बावजूद वे अपने हथियारों पर जहर लगाते थे। यही वो चीज थी जिससे उसे घिन आती थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी देवता की विरासत मिली थी। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करते थे। यह आखिर कौन सा मार्ग था? राघव ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा नीचा समझता था जो कहते थे कि उनका कोई विश्वास है, लेकिन उनकी कोई नैतिकता की सीमा ही नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा घिन तब आई थी जब वह किन प्रीफेक्चर में मो परिवार के साथ था। उस समय ब्लडकिल हॉल ने बाजार में उस पर हमला किया था और अंत में उन्होंने उसे मारने के लिए महज 3-4 साल की एक छोटी सी बच्ची का भी इस्तेमाल किया था। जब वह जहरीली सुई उसके दिल में लगी तो ब्लडकिल हॉल के प्रति उसकी घृणा भी उसके दिल में गहरी उतर गई। उस मासूम और भोली बच्ची को देखकर उसे अपनी छोटी बहन की याद आ गई थी और आखिर में उसने उसे मारा नहीं था। इसके बजाय उसने उसे जीने का रास्ता दिया था। उसने तभी यह तय कर लिया था, ब्लडकिल हॉल से बात करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं था। उनके बीच की दुश्मनी अब सुलझाई नहीं जा सकती थी। और हां, उसने कभी उन्हें सुलझाने के बारे में सोचा भी नहीं था। उनमें से जितने भी आएंगे वो उतने को मारेगा। ये अनैतिक हत्यारे सचमुच में सिर्फ भ्रष्ट और सड़े हुए हत्यारे थे। वे सबसे भयानक दुश्मन थे क्योंकि वे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते थे। इसलिए राघव आजकल बहुत सतर्क था। वो लगातार 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट को चलाए रखता था। ब्लडकिल हॉल के हत्यारे सीमा की आत्मिक शक्ति से फिसल सकते थे, लेकिन वे उसकी आत्मिक धारणा से बच नहीं सकते थे। पता नहीं वे अब डर गए थे या चुपचाप अपनी शक्ति जुटा रहे थे। लेकिन उसके बाद कोई और हमला नहीं हुआ। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेट से भी कोई खबर नहीं आई और न ही रजनीश और बाकी लोग कभी वापस लौटे। दिन कुछ बोझिल माहौल में गुजरते रहे। 1 महीना बीत गया। राघव के लिए सुकून की बात यह थी कि ड्रैगन ब्लड लेजेंड की ताकत हर दिन तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि युआन स्पिरिट स्टोन कम पड़ने लगे थे। 5वें और 6ठे रैंक के सेलेशियल्स को आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा युआन स्पिरिट स्टोन की जरूरत थी। इस वजह से ड्रैगन ब्लड लेजेंड के लिए जरूरी पत्थरों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। पहले ही काफी नहीं थे और अब वे खत्म होने की कगार पर पहुंच रहे थे। हालांकि ड्रैगन ब्लड लेजेंड के सभी योद्धा कम से कम 6ठे हेवन स्टेज तक पहुंच चुके थे और उनमें से आधे 7वें हेवन स्टेज तक पहुंच गए थे। यह रफ्तार अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी। यह जानना जरूरी है कि इस समय एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के ज्यादातर शिष्य अभी भी 3रे हेवन स्टेज पर ही थे। कुछ 4थे हेवन स्टेज पर थे और केवल शांभवी, गणेश और रंजिता जैसे शीर्ष प्रतिभाओं में ही 5वें हेवन स्टेज तक पहुंचने की योग्यता थी। यह कहा जा सकता था कि राघव के 1 अरब युआन स्पिरिट स्टोन ने उसे एक भयानक सेना खड़ी करने की अनुमति दी थी। दूसरी तरफ शांभवी थी जो एक 6ठे रैंक की सेलेशियल के रूप में जागृत हुई थी। इसके अलावा उस शाप से मुक्त होने के बाद वह चमक उठी थी। उसने तो यहां तक कहा कि उसे लग रहा है कि वह 7वें रैंक तक भी पहुंच सकती है। इसने सबको चौंका दिया। लेकिन जब राघव ने इस पर सोचा तो उसे अचानक एक और स्थिति याद आई। हेवनली फैट पैवेलियन के उस बूढ़े भूत ने शायद शांभवी पर शाप सिर्फ उसके परिवार के पैतृक खजाने के लिए नहीं लगाया था। हो सकता है कि यह उसी तरह की स्थिति हो जैसी अमोदिता के साथ हुई थी। वो शाप शांभवी की ऊर्जा पर एक मुहर की तरह था जो उसकी वृद्धि को सीमित कर रहा था। अब जब वो हट गया था तो उसकी शक्ति बिना किसी धीमेपन के हर दिन तेजी से बढ़ रही थी।
राघव मजाक किए बिना नहीं रह सका कि भविष्य में उसे सुरक्षा के लिए उसके पैरों से लिपट कर रहना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे सीमा और नेहा की निगाहें अजीब लगने लगी। शांभवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शर्मा गई। यहां तक कि रंजिता ने भी उसे अजीब तरह से देखा। उस समय वह चाहता था कि कोई गड्ढा मिले और वो उसमें छिप जाए। ये महज एक मजाक था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। शांभवी की बढ़त ने सबको चौंका दिया, लेकिन एक और व्यक्ति था जो उससे किसी भी तरह कमजोर नहीं था। वह था गणेश। दूसरों को शायद ये पता न चले कि वह कितना मजबूत हो रहा था, लेकिन राघव ने व्यक्तिगत रूप से गणेश की वर्तमान कीट सेना को देखा था। गणेश ने उससे कुछ नहीं छिपाया और उसने सीधे कहा कि अब उसके पास 3000 आक्रामक और 5000 रक्षात्मक कीड़े थे और वे सभी 9वें रैंक के थे। इसके अलावा उसके पास हर दिन और कीड़े बढ़ रहे थे। गणेश बहुत उत्साहित था। वो अब अपने पुराने स्तर पर नहीं अटका था। 8009वें रैंक के कीड़े, सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही राघव का सिर चकरा गया। गणेश भी आसमान छू रहा था। इस दिन राघव ये सोच रहा था कि वह और पैसे कैसे कमाए। तभी उसे बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। फिर गड़गड़ाहट की आवाजें आई। किसी ने लड़ाई शुरू कर दी थी। राघव बाहर गया और देखा कि यह रजनीश था, जो लगभग 2 महीने से गायब था। किसी कारण से रजनीश अब दूर आसमान में मनोज से लड़ रहा था। ड्रैगन ब्लड लेजियन के योद्धा उनके चारों ओर थे, मनोज के लिए जयकार कर रहे थे। क्या हुआ? राघव ने शुभम से पूछा। यह बेवकूफ रजनीश अभी अभी लौटा है और उसने कहा कि बीस्ट टाइड शुरू होने वाला है, इसलिए वह चर्चा करना चाहता है कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। इस बेवकूफ ने इस दौरान क्या किया है? सुरक्षा व्यवस्था तो मेरे और विनायक द्वारा बहुत पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन अब वो आकर फायदा उठाना चाहता है। हम उसे अपनी मनमर्जी कैसे करने दे सकते थे? इस दौरान शुभम और विनायक ने राघव के निर्देशों के अनुसार काम किया था। हर दिन उन्होंने अपनी पृथ्वी ऊर्जा का उपयोग करके 30,000 मीटर ऊंची और करोड़ों मील लंबी विशाल रक्षा दीवारें खड़ी की थी। उन दोनों ने खुद को थका दिया था। उनकी रक्षा रेखा को एक फनल का आकार दिया गया था। एक बार बीस्ट टाइड शुरू होने पर सभी समुद्री राक्षसों को इसमें घुसने के लिए मजबूर होना पड़ता, जिससे उनकी रक्षा पंक्ति छोटी हो जाती और बचाव करना आसान हो जाता। अब रजनीश, जो 2 महीने से गायब था, वापस आकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना चाहता था। यह सिर्फ इसलिए था ताकि बीस्ट टाइड के दौरान बचाव का श्रेय उसे मिल सके। वह आधे मुनाफे में हिस्सा चाहता था। यह सरासर बेशर्मी थी। मनोज का स्वभाव थोड़ा गर्म था और उसने सीधे रजनीश से कहा कि उनके बिना भी उनका काम चल रहा है। वह जहां से आया है वही वापस जा सकता है। तब रजनीश ने मनोज की तरफ उंगली उठाई और पूछा कि वो खुद को समझता क्या है। पता नहीं मनोज को राघव का असर हुआ था या नहीं, लेकिन मनोज ने तुरंत उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वे दोनों हवा में उड़ गए और लड़ने लगे। देवदत्त, अरुण और रजनीश का अनुसरण करने वाले अन्य शिष्य हैरान थे। मनोज उन्हीं की पीढ़ी का था, लेकिन अब वो वरिष्ठ पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाशाली से बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मनोज 6ठे रैंक का सेलेशियल कब बन गया। जब वह पहली बार संप्रदाय में शामिल हुआ था, तब वह केवल 4थे रैंक का सेलेशियल नहीं था क्या? क्या अफवाहें सच थी? क्या जुआन मास्टर लोगों को तेजी से सेलेशियल रैंक में आगे बढ़ने देने के लिए किसी गुप्त फॉर्मूले पर शोध कर रहे थे? जब ड्रैगन ब्लड लेजियन के सभी योद्धा 4थे रैंक पर पहुंचे थे, तो उन्होंने पूरे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को हिला दिया था। उस समय जुआन मास्टर ने घोषणा की थी कि यह उनका अपना प्रयोग था, लेकिन जुआन मास्टर विवरण के बारे में अस्पष्ट थे और दूसरे पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। नतीजतन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों के बीच अनगिनत अटकलें थी। उनमें से एक ये थी कि जुआन मास्टर ने एक नया गुप्त फॉर्मूला खोजा था जो सेलेशियल्स को तेजी से रैंक में आगे बढ़ने दे सकता था, लेकिन इस तरीके के संभावित परिणाम और दुष्प्रभाव अज्ञात थे, इसलिए उन्होंने इसे व्यापक रूप से वितरित नहीं किया।
अब मनोज को छठे रैंक का सेलेशियल देखकर रजनीश के सभी लोग सदमे में थे और ईर्ष्या से भरे थे। उन्हें लगा कि जुआन मास्टर पक्षपात कर रहे हैं। भले ही उन्हें गिनी पिग बनना पड़ता, वे तैयार थे, लेकिन उन्होंने उन्हें वह मौका भी नहीं दिया। ये लड़ाई पूरे 2 घंटे तक चली और किसी ने भी जीत हासिल नहीं की। रजनीश की कल्टीवेशन का आधार ऊंचा था, लेकिन मनोज ने शक्ति में उसे फिर भी मात दी। जब रजनीश ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी मनोज को हरा नहीं सका, तो वो आखिरकार एक गहरे भाव के साथ पीछे हट गया। रजनीश को रुकते देख ड्रैगन ब्लड लेजेंड के शिष्य खुशी से झूम उठे। वास्तव में राघव के पक्ष के सभी शिष्य उत्साहित होकर चिल्लाए। ये सभी शिष्य ड्रैगन ब्लड लेजेंड की पूजा और सम्मान करते थे, क्योंकि वे युद्ध में भाइयों की तरह उनके साथ लड़ते थे। मनोज को रजनीश का मुकाबला करते देख उनका खून खौल उठा। राघव, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने साथी संप्रदाय के शिष्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? मत भूलो, इस बार बीस्ट टाइड के खिलाफ बचाव के लिए हम दोनों एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। तुम कोई स्थानीय राजा नहीं हो। रजनीश का चेहरा गुस्से से हरा हो गया और उसने अपना भाला राघव की ओर तान दिया। आज उसकी सारी इज्जत चली गई थी। सही कहा, हम दोनों अपने अपने समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। जब हम यहां पहुंचे तो तुम तुरंत अपना समूह लेकर चले गए और हमसे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। जहां तक मेरी बात है, मैंने शहर को अपने हाथ में ले लिया और नया सिटी लॉर्ड बन गया। तुम अपने समूह का नेतृत्व करो और मैं शहर की रक्षा करूंगा। हमें एक दूसरे के काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले चीजें कितनी अच्छी चल रही थी, है ना? किसी भी तरह के संघर्ष से बचने के लिए हमें ऐसे ही जारी रखना चाहिए। तुम बिना किसी संपर्क के अपना समूह लेकर जा सकते हो और मैं अपने शहर की रक्षा करता रहूंगा। राघव ने उदासीनता से कहा। क्या बकवास! अब समुद्र पूरी तरह से शांत है और समुद्री राक्षस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बीस्ट टाइड बस शुरू होने ही वाला है। मैं क्या करूं? रजनीश चिल्लाया। इससे मेरा क्या लेना देना? तुम ही थे जो एकमात्र काम करने वाली उड़ने वाली नाव लेकर अपने लोगों को दूर ले गए थे। क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में सोचा? अब जब हम तैयार हैं तो तुम हमें परेशान करने वापस आ गए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरा मिजाज अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे भड़काने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, अगर नहीं रुक सकते तो दफा हो जाओ। जहां तक बीस्ट टाइड से आने वाली किसी भी चीज की बात है, चूंकि हम एक ही संप्रदाय से हैं, मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा। राघव ने घोषणा की। क्या सलाह? अगर मुझ पर हमला कर सकते हो तो आओ, अगर नहीं कर सकते तो निकल लो। राघव ने अपना हाथ हिलाया और रजनीश को मुड़कर देखे बिना सिटी लॉर्ड मैंशन में वापस चला गया। उसके पक्ष के अन्य शिष्य भी तितर बितर हो गए और केवल रजनीश का समूह मूर्खता से खड़ा देखता रहा। जाहिर है राघव उनका यहां स्वागत नहीं करेगा। रजनीश पहले बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था और उन सभी को नाराज कर दिया था, इसलिए उनमें से कोई भी उसके साथ लड़ना नहीं चाहता था। क्या वो खुद को बड़ा बैडस नहीं समझता था? अब वो अपना बैडस वाला काम जारी रख सकता था। हम सच में इस बार थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए। हम राघव से माफी क्यों नहीं मांग लेते? उसके सीधे और स्पष्टवादी स्वभाव को देखते हुए अरुण ने कहा। रजनीश ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अरुण ने खून खासा। रजनीश दहाड़ा, राघव खुद को क्या समझता है? मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? राघव की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए रजनीश नफरत से भरा था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर दूसरे भी कांप उठे। जहां तक अरुण की बात है, उसे गुस्सा आ रहा था जब दूसरों ने उसे उठाया, लेकिन आखिर में उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मनोज के साथ बराबरी का मुकाबला करने के बाद रजनीश की प्रतिष्ठा रसातल में गिर गई। वहीं ड्रैगन ब्लड लीजन का कद एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों की नजरों में आसमान छू गया। इस लड़ाई ने यह दिखा दिया कि ड्रैगन ब्लड लीजन के पास सिर्फ एक अद्वितीय नेता ही नहीं है,
बल्कि ये भयानक दानों के एक समूह से बनी है। ड्रैगन ब्लड लीजन का कोई भी सदस्य साधारण नहीं था। तनावपूर्ण शांति और एक स्वीकारोक्ति। कुछ और दिन शांति से गुजर गए। रजनीश का समूह कहीं नहीं गया। उन्होंने एक्सुएंशन सिटी के बाहर ही डेरा डाल लिया, सबसे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। राघव ने रजनीश पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वे क्या कर रहे हैं और बस उन्हें नजरअंदाज करते रहे। आखिरकार रजनीश से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने झुकने का फैसला किया। उन्होंने अरुण को भेजा ताकि वह उन्हें बताए कि उन्होंने इस दौरान क्या किया था। अरुण ने राघव की ओर एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, राघव, ये वो मार्ग है जो हमने पिछले कुछ दिनों में मार्शल हेवन सीरिंग में लिया था। मैंने सुना कि तुम पर हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों ने हमला किया, लेकिन मैं अपने सिर की कसम खाकर कह सकता हूं कि इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब राघव ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में प्रवेश किया था तो उन्होंने उसे कभी आंख उठाकर देखा भी नहीं था। उन्होंने उसके विकास को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन अब वे दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। राघव अब उस ऊंचाई पर थे जहां अरुण केवल देख भर सकते थे। राघव ने कहा, मुझे पता है, हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट ने सैकड़ों साल पहले उड़ने वाली नावों पर निशान लगा दिए थे। मुझे तुम पर शक नहीं है। उन्हें एक बार उन पर संदेह हुआ था, लेकिन उन्हें बार बार लग रहा था कि ऐसा होना संभव नहीं है। अगर रजनीश ऐसा करता तो वह उसके इरादों को समझ नहीं पाते। इससे रजनीश को जरा भी फायदा नहीं होता। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट जादुई कलाओं की साधना करता था। वे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। ऐसा करके वह बस अपना रास्ता खुद ही बर्बाद कर रहा होता। अगर रजनीश एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को धोखा भी देता तो दो शर्तों को पूरा करना जरूरी था। पहला, पर्याप्त लालच होना चाहिए और दूसरा, उसे संप्रदाय के क्रोध से बचाने की गारंटी मिलनी चाहिए। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट उसे ये दोनों चीजें देने में असमर्थ था। अगर वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को धोखा देता तो उसे इससे चाहे कितने भी फायदे मिलते, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट उसका पीछा करती। फायदे चाहे कितने भी बड़े हों, वो उनका आनंद लेने के लिए जिंदा नहीं रहता। इसलिए राघव ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि रजनीश ने उन्हें बेच दिया है। बाद में अर्जुन ने उड़ने वाली नावों की जांच की थी और उसके मुख्य हिस्से के एक बेहद छिपे हुए भाग में उसे एक अतिरिक्त चीज मिली थी। उस चीज ने हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट को यह बताने की अनुमति दी थी कि उस विशेष उड़ने वाली नाव पर कितने लोग थे और उसकी स्थिति क्या थी। इसी के परिणाम स्वरूप उनका सटीक गुप्त हमला हुआ था। मुकेश और मनीषा सबसे बड़े समूह का नेतृत्व कर रहे थे और वे हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट का अंतिम लक्ष्य नहीं थे। इसलिए उन्होंने इसके बजाय 10,000 इंसेक्ट गिल्ड, हेवन फीमेल अलायंस और ड्रैगन ब्लड लीजन पर हमला करने का फैसला किया था। उसके बाद राघव भावनात्मक रूप से आह भरे बिना नहीं रह पाए। हजार गणनाएं भी गलत हो सकती हैं। छोटी सी चूक के कारण हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट की योजनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई। इसके बाद राघव ने पूरे एक्सुएंशन सिटी की जांच की थी। जो कुछ भी जरूरी नहीं था उसे क्लाउड द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था और तभी उन्हें ज्यादा सुकून मिला। अरुण ने पड़ताल करते हुए कहा, रजनीश ने मुझे यह कहने के लिए भेजा है कि 20 टाइड खूटने वाला है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के साथी सदस्य होने के नाते हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। राघव ने सिर हिलाया। उसे चिंता है कि जब हर व्यक्ति के योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा तो उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। अरुण बहुत असहज महसूस कर रहे थे और बोले, हाँ ठीक है, हम सभी साथी शिष्य हैं और कभी कभी लड़ना सामान्य है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समय में हमें एकजुट होना चाहिए। राघव ने ठंडक से कहा, हाँ ये सही है। अगर वो आज्ञाकारी है और निर्देशों को सुनता है तो मैं उसे बाहर नहीं फेंकूंगा, लेकिन अगर वह नेतृत्व को लेकर मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं उसे तुरंत बाहर निकाल दूंगा। अगर वो एक महत्वपूर्ण समय में कोई परेशानी पैदा करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। अरुण का दिल हिल गया। राघव अब पहले वाले नहीं थे। अगर वह रजनीश को मारना चाहते थे तो उनके अधीन इतने सारे विशेषज्ञों के साथ 10 जीवन भी काफी नहीं होते। उन्होंने कहा, हाँ मैं उसे बता दूंगा कि आपने क्या कहा। राघव ने अरुण की आंखों में देखा। इसके अलावा
जब तुम शिकार पर थे तो क्या तुम्हें कुछ भी संदिग्ध महसूस हुआ? अरुण ने सिर हिलाया। नहीं। राघव ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। तो तुम जा सकते हो। अरुण अभी अभी प्रणाम करके उठे थे और जाने के लिए मुड़े ही थे कि राघव ने जोड़ा, जब तुम वापस जाओ तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारी वफादारी रजनीश लॉ एनफोर्समेंट हॉल या एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में से किसके साथ है। अरुण थोड़ा कांप उठे और फिर चले गए। अगले दिन अरुण वापस आए और उन्हें बताया कि रजनीश ने राघव के अनुरोधों पर सहमति व्यक्त की है। वो उनके आदेशों को सुनेंगे। राघव मुस्कुराए। उन्हें कुछ समझ में आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राघव ने अरुण की ओर देखा, जो बस वहीं खड़े थे, बिना हिले डुले, जैसे खुद से संघर्ष कर रहे हों। उन्होंने कहा, कुछ चीजों का फैसला तुम उन्हें अच्छी तरह से सोचने के बाद कर सकते हो। अरुण ने अपने दांत भींचे। आखिरकार उन्होंने कहा, जब हम समुद्र में बाहर थे तो रजनीश समुद्री राक्षसों की हरकतों की जांच करने के लिए अकेले ही समुद्र में गहराई तक गए थे। वो एक बार एक दिन और एक रात के लिए गायब रहे। राघव ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम अभी भी जानते हो कि तुम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के शिष्य हो। जाओ और सावधान रहना। अरुण ने सिर हिलाया और राघव को धन्यवाद देकर चले गए। अपने कमरे में अकेले राघव ने खिड़की से उस जगह को देखा जहां समुद्र जमीन से मिलता था। उन्होंने खुद से बड़बड़ाया, एक दिन और एक रात के लिए गायब, यह सामान्य है। समय बीतता गया। अचानक वो दिन आ गया जब समुद्र उठने लगा और जबरदस्त लहरें जमीन से टकराने लगी। मनोज ने चिल्लाकर कहा, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बीस टाइड खूट रहा है। भाइयों, अमीर बनने का मौका आ गया है। उनके शब्दों का पहला भाग गरिमापूर्ण था, लेकिन बाद वाला नहीं। हालांकि इस चिल्लाहट ने तनावपूर्ण माहौल को बहुत हद तक शांत कर दिया। एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के सभी शिष्य इकट्ठा हो गए। लगभग 3 लाख शिष्य किनारे की ओर दौड़े। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी ऐसे घूम रहा था जैसे वो उबल रहा हो। विशाल लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थी और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। समुद्र की गहराई से कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगी। जमीन कांप रही थी, जिससे इन शिष्यों के चेहरे बदल गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। राघव ने समझाया, सब लोग घबराओ मत। ये लाखों करोड़ों समुद्री राक्षसों के समुद्र की गहराई से बाहर निकलने का नतीजा है। ये बहुत सामान्य है। उन्होंने आगे कहा, खुद को तैयार करो, अपनी रचनाएं बनाओ। ड्रैगन ब्लड लीजन केंद्र लेगा। शांभवी और मुकेश 2 पंखों का नेतृत्व करेंगे, जबकि रजनीश के लोग पीछे रहेंगे। हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगन ब्लड लीजन आगे बढ़ा, जो तीर के सिर जैसा लग रहा था। शांभवी और मुकेश ने अपनी सेनाओं को 2 पंखों के रूप में कार्य करने के लिए नेतृत्व किया, जबकि रजनीश पीछे आ गए। रजनीश ने उदासी से राघव को देखा, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारी रूप से पीछे का काम किया। धमाका, समुद्र फट गया और अनगिनत विशाल आकृतियां बाहर निकली, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। हर तरह के समुद्री राक्षस थे। वे उनकी ओर आते छोटे पहाड़ों की तरह थे और हर एक अपने साथ खून की बदबू ला रहा था। समुद्री राक्षसों की इस अंतहीन लहर को देखकर एक ड्रैगन मार्क वॉरियर दहाड़ उठा। मारो, इन समुद्री राक्षसों को पता चलने दो कि सच्ची शक्ति क्या है। एक और ड्रैगन मार्क वॉरियर ने उस पर आंखें घुमाई। वे केवल 6ठे दर्जे के समुद्री राक्षस हैं। इतना उत्साहित होने की क्या बात है? हालांकि ये समुद्री राक्षस बड़े थे, वे केवल 6ठे दर्जे के थे। शिष्य अपने हाथ की एक लहर से उनके बड़े समूहों को नष्ट कर सकते थे। इस प्रकार वे कोई चुनौती भी नहीं थे। लेकिन ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स सहजता से अपनी युद्ध अवस्था में आ गए। जब तक वे राघव के साथ थे और लड़ाई शुरू होती थी, उनका खून उनके नियंत्रण से बाहर होकर खौलना शुरू हो जाता था। समुद्र के सामने सभी के इकट्ठा होने पर हमले लगातार समुद्री राक्षसों के बीच गिरते रहे, उन्हें तेजी से मारते रहे। उनके खून ने समुद्र को लाल कर दिया। इन समुद्री राक्षसों के सारक्त को इतनी तेजी से समुद्र द्वारा अवशोषित होते देखकर राघव सोचने लगे। ग्रैंड दाओ निराकार था, ग्रैंड दाओ भावनाहीन था। ग्रैंड दाओ के सामने सभी जीवन स्वतंत्र लग सकते हैं,
लेकिन वास्तविकता में उन्हें हेवनली दाउस द्वारा चुपचाप नियंत्रित किया जाता था। ये निम्न रैंकिंग वाले समुद्री राक्षस बड़ी संख्या में फैलते थे, जो उच्च रैंकिंग वाले समुद्री राक्षसों के लाभों को खतरा पहुंचाते थे। ये अज्ञात था कि वे किस तकनीक का उपयोग कर रहे थे, लेकिन वे उच्च रैंकिंग वाले समुद्री राक्षस इन विचारहीन समुद्री राक्षसों को मानव जाति पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहे थे। एक बार जब वे मारे जाते थे तो उनका सारथ समुद्र में बह जाता था, जिससे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होती थी। शायद यही समुद्र के शासकों का लक्ष्य था। इस सारथ से लाभ पाने वाले उच्च रैंकिंग वाले समुद्री राक्षस थे, लेकिन मानव जाति का क्या? इस लड़ाई से वहां कौन लाभान्वित हो रहा था? समुद्री राक्षसों के शासकों के साथ इस तरह लड़ने के लिए किसने सहमति व्यक्त की? इस खूनी नरसंहार में किसी भी पक्ष के लिए कोई दया नहीं थी। इसके सामने दया और करुणा एक तांबे के सिक्के के लायक भी नहीं थे। हालांकि एक समुद्री राक्षस भी एक जीवित प्राणी था। अगर मनुष्य उन्हें नहीं मारते तो वे अपनी नाकाबंदी तोड़कर महाद्वीप पर निर्दोष जीवों को मार डालते। नरसंहार क्रूर था, ये बर्बर और निर्मम था, लेकिन कभी कभी समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका नरसंहार ही होता था। इस दुनिया में कोई पूर्ण सत्य नहीं था जिस पर हर कोई विश्वास करता हो, अन्यथा सभी प्रकार के विश्वास नहीं होते। यहां तक कि देवताओं के भी अलग अलग विचार होते थे और वे लड़ते थे। इसलिए जब तर्कसंगत चीजों को समझने का कोई रास्ता नहीं था, तो बुद्धिमत्ता वाला कोई भी जीवन रूप सहज रूप से लड़ना शुरू कर देता था। बहुत सारे समुद्री राक्षस हमला कर रहे थे। चूंकि वे सभी छठे दर्जे के समुद्री राक्षस थे, कोई भी उनके निदान को इकट्ठा करने नहीं गया। एक कारण यह था कि वे बहुत व्यस्त थे, और दूसरा कारण यह था कि वे उनके निदान को तुच्छ मानते थे। ईस्टर्न वेस्टलैंड में एक अच्छे छठे दर्जे के समुद्री राक्षस का निदान पूरे शहर के बदले में बदला जा सकता था, लेकिन यहां निदान हर जगह थे और किसी ने उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाई। किनारे पर 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्य किसी भी समुद्री राक्षस को मार रहे थे जो फिसल कर निकल रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक रहे थे। जिस चीज ने लोगों को चौंका दिया वो ये थी कि इस बार का बीस टाइड पागलपन भरा था। शिष्यों ने तीसरे दिन तक सहार किया, इससे पहले कि 7वें और 8वें दर्जे के समुद्री राक्षस दिखाई दिए। इस समय समुद्री राक्षसों की लाशें पहाड़ों में जमा हो गई थी। राघव ने इन लाशों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी खुद पर ली। उनके हाथ की एक लहर के साथ लाशें प्राइमल कैओस स्पेस में प्रवेश कर गई और काली मिट्टी में गिर गई। प्राइमल कैओस स्पेस अब 3 लाख मील चौड़ा था और काली मिट्टी 3000 मील चौड़ी थी। ये एक विशाल खुले मुंह जैसा था जो पागलपन की हद तक लाशों को निगल रहा था। इस क्षण जीवन ऊर्जा ने पूरे प्राइमल कैओस स्पेस को भर दिया।